यूपीएससी परीक्षा का जो रिजल्ट आया वो शानदार रहा, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए, जिनके जवाब सिविल सर्विसेज मित्र प्रभाव ने दिया। आप भी देखिए क्या सवाल खड़े हुए हैं इस रिजल्ट के बारे में। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत ही शानदार आया है। बहुत से बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो हमारे दिमाग में आए हैं। जैसे कि इलाहाबाद और पटना पहले यूपीएससी का एक हब हुआ करता था। किसी भी बच्चे से आप बात करिए आज से कुछ साल पहले, तो वो इलाहाबाद जाता था या पटना जाता था। लेकिन अब इलाहाबाद और पटना की जो भागीदारी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। और जहाँ तक बात करें कि इस बार जो था कि आपने देखा होगा कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो बहुत ही कम उनका रेशियो है यूपीएससी के जो ये रिज़ल्ट आया है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रभाष बहादुर मौजूद हैं, जो कि एक मेंटर है, और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर ये बदलाव किस तरफ आ रहा है, किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रभाष, ये बताइए कि जिस तरह से ये यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा कि ज़्यादातर बच्चे या तो एमटेक या बीटेक किए हुए हैं, तो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बदलाव सिर्फ इस साल का बदलाव नहीं है रिजल्ट में। ये हम देख रहे हैं पिछले 6-7 साल में ये ट्रेंड है और इधर बीच ये ज़्यादा बढ़ गया है। और मूलतः इसके दो कारण मैं समझता हूँ। पहला तो ये कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी अगर आप सेग्रीगेशन करें तो उसमें हिंदी भाषी और अंग्रेज़ी भाषीय बच्चों में ये हम अंतर समझ सकते हैं। जो अंग्रेजी भाषी बच्चे होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होते हैं, जबकि जो हिंदी पट्टी के बच्चे होते हैं, जो आप नॉर्दर्न स्टेट्स कह सकते हैं, तो मेरी समझ से वो बीए, बीकॉम, एमए इन सब कोर्सेज में एनरोल करते हैं और एस्पिरेशनल कैटेगरी होते हैं। बट जब से सीसैट लागू हुआ है तो मेरे समझ से ये डिफरेंस, ये खाई पटी नहीं है, जबकि और बढ़ गई है। सीसैट का मुद्दा संसद में भी गूंजा था और पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी हुआ था, और उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम और टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। और ये सिर्फ सीसैट में प्रीलिम्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये साल दर साल इसको कहते तो क्वालिफाइंग पेपर हैं, पर एक्चुअली में डिस्क्वालिफाइंग पेपर की तरह रिजल्ट्स दे रहा है, खासतौर से हिंदी माध्यम बच्चों के लिए। क्योंकि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जो विद्यालय और जो शिक्षा पद्धति, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ करके आते हैं, और उनसे उम्मीद करना कि इस स्तर पे आ करके वो कम्पीट करें, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी तो बेईमानी हुई है। और आप यूपीएससी का इस बार रिज़ल्ट देखेंगे, जो 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही ना के बराबर 50-55 सिलेक्शन शायद हिंदी मीडियम से अभी तक हुए हैं। प्रभाष, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा ये सीसेट वाला जो चल रहा है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? और अगर बदलाव होना चाहिए तो किस स्तर पर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव पहला मैं इसमें कारण इसलिए समझता हूँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सीसैट आप प्रिलिमिनरी लेवल पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका मेंस में कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। पहले स्टैटिस्टिक्स का पेपर आया करता था 2009-2008 के पहले, तो स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो अगर आप इस तरह का कोई एक्सटेंडेड सिलेबस दे रहे हैं इन मेंस, तो मैं समझता हूँ। लेकिन आप अगर मेंस को देखें तो 95% मेंस इज़ ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड। वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ आर्ट साइड के बच्चे, और जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सीसैट की बात करें तो जब बच्चा पहले ही बाहर हो जाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या दो सीसैट लागू होने से पहले हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों का रेशियो आप देख लें, लमसम रहता था। और जैसा कि आपने बोला, इलाहाबाद, लखनऊ और पटना ये बेसिकली एक हब रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद। और यूपीएससी की तैयारी में बच्चा वही जाता है जो एकदम एक सपने की तरह देखता है। उसका मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा। अभी एक पिक्चर आई थी 12th फेल, तो वो भी मुरैना के किसी गांव से, मध्य प्रदेश से आया था। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल है या कोई ज्ञान की कमी है या परिश्रम की।
जबकि देखा यह गया है परिश्रम ज़्यादा करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की इस परीक्षा की पद्धति इस तरह से बना दी गई है कि जैसे एक वर्ग को, एक अंग्रेज़ी में शब्द है जीनोसाइड, जो जीनोसाइड का मतलब है एक नरसंहार कर देना। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात तो बाद में आती है, पहले एक अंग्रेजी माध्यम का बच्चा अगर सामने हो और आपके सामने पढ़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो आपके ऊपर हिंदी पट्टी होने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस को भी शेक करता है। जबकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के अगर सीसैट क्वालिफाई करके मेंस तक पहुँचते हैं, आप उस रेशियो को देखें तो उस रेशियो में जितने बच्चे हिंदी मीडियम से इंटरव्यू तक जाते हैं वो अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा हैं। तो सीसैट का तो मैं समझता हूँ कि इस पे पुनर्विचार करना चाहिए यूपीएससी को, नहीं तो एक हम एलिटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम ये समझते हैं कि हिंदी का कहीं ना कहीं एक रोल होना चाहिए। जैसा कि अभी आप हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी कमीशन में हिंदी के पेपर में जो कि मेंस का पेपर है उसके मार्क्स जुड़ते हैं, जबकि यूपीएससी में पेपर कंपलसरी पेपर है। तो अगर मार्क्स जुड़ने लगे तो एक ये माध्यम हो सकता है कि हिंदी मीडियम की भागीदारी हम देख सकते हैं सिलेक्शन में। आपने जो राष्ट्रभाषा की बात की है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा हुआ है कि अगर रशिया को आप देखिए तो वहाँ पर रशियन लैंग्वेज यूज़ हो रही है पढ़ाई में पूरी तरीके से। जैपनीज़ अपनी भाषा यूज़ करते हैं, बाकी के भी जो और देश हैं जो विकसित देश कहे जाते हैं वो अपनी अपनी भाषा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ एक ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा तो मान लिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हायर एजुकेशन के जो भी सिलेबस हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसमें इंग्लिश का ही भरपूर इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं और उसके बाद ये कहा भी जाता है, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हिंदी जो है अगर हम टेक्निकल शब्दों को हिंदी में लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा वो क्लिष्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको समझने में दिक्कत होगी। तो यही बात तो दूसरी भाषाओं में भी हो सकती थी ना, तो दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसका कोई एक मध्यम मार्ग निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आईएएस के अगर यूपीएससी की जैसे रिजल्ट की बात करी, इसमें गुजराती मीडियम से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अपनी साउथ के बच्चे तेलुगु भाषा में भी पेपर लिखते हैं तो वो भी सेलेक्ट होते हैं। तो हिंदी जो बहुतायत में बच्चे अपीयर करते हैं एग्ज़ाम को, इस पे भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन उस साथ में एक भी बात बोलना चाहूँगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सरकार की, इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। हमें लगता है कि जो पृष्ठभूमि है वो हमारा स्कूल है, और स्कूल से अगर हम वो गैर बराबरी ना रखें तो आप देखेंगे कि 50-50 या 45-55 के रेशियो में सिलेक्शन होंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी माध्यम का हो। प्रभाष, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रह चुकी है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ग्रेजुएशन के बाद जो भी करना होता है वो करना होता है, उसके पहले या तो बच्चा बीएससी करे, बीकॉम करे या बीए करे। और आज की डेट में बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद अगर किसी को ये लगे कि उसको जॉब मिल सकती है तो जॉब तो मिलनी ही नहीं है, उसके बाद उसको कुछ और करना ही होता है। तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करके और 12th के बाद ही तकनीकी शिक्षा की तरफ या और बच्चे का जिस तरफ इंटरेस्ट हो, आप एक कॉमन एग्ज़ाम ले लीजिए कि जिस बच्चे का जिस तरफ रुझान हो, जिस तरफ वो जाना चाह रहा हो उस तरफ जाए? जी बिल्कुल, मैं इसका समर्थक हूं जो आपने बात कही, और 12वीं के बाद ही करिकुलम में कुछ इस तरह के प्रबंधन होने चाहिए जिससे बच्चे की एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो पाए। हम एक्सपर्टीज़ की तरफ जब ध्यान देंगे तो तभी हम समझते हैं कि हम हर फील्ड में अग्रणी रहेंगे। जो आपकी बात का मैं बिल्कुल पुनर्समर्थन करता हूं, और एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए उसको सिलेबस में उतना स्कोप देना पड़ेगा। फला कोई बच्चा आर्किटेक्ट बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सिर्फ पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति हो ये तो नहीं है, क्योंकि फिर ग्रेजुएशन के अंत में जा कर के बच्चा एकदम बिल्कुल उस मुहाने पे खड़ा होता है, बिल्कुल कोई सब एक रूप एक बराबर खड़े होते हैं, सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह होता है अपने फ्यूचर को लेकर के। तो इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे बच्चे की एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो और वो अपने आप को अपना खुद का आकलन कर सके कि वो फील्ड उसके लिए बना है कि नहीं बना है।
हमारा शो अगर जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभास ने जो भी बातें कही हैं एक बार आप उनको सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद ये सोचिएगा कि आगे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या और बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।